नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज वो भी हिंदी। द मिलेनियर फास्ट एंड बुक के लास्ट चैप्टर में हमने सुना ऐसे लोगों से एडवाइस लें जो अपने फील्ड में प्रूवन सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। कई पैसे के गुरुज पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस से पीड़ित होते हैं। वो एक वेल्थ इक्वेशन सिखाते हैं जबकि वो दूसरे में अमीर हो रहे होते हैं। वो अपनी टीचिंग से अमीर नहीं हो रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है स्लोलन विक्ट्री, अ गैम्बल ऑफ होप। I'd rather live in regret of failure than in regret of never trying. MJ डिमार्को। मैं फेलियर का रिग्रेट जीना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय इसकी कि कभी कोशिश ना करने का रिग्रेट जीऊं। एक्सोडस, लाइफ इन द स्लोलन, धीमी गति वाली जिंदगी से बाहर निकलना। स्लोलन रोड मैप से वेल्थ बनाना बिल्कुल एक्सोडस की कहानी की तरह है, जो बाइबल में मोसेस की कहानी है। अल्लाह मोसेस को इजिप्टियन बॉन्डेज से निकालकर 40 साल का एक मुश्किल सफर करने के लिए भेजती है, जिसमें ग्लोरियस फ्यूचर का प्रॉमिस होता है मिल्क एंड हनी के लैंड में। पूरे जीवन की मेहनत और स्ट्रगल के बाद मोसेस अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पहुंचता है और फिर वो मर जाता है। वो कभी अपने सफर के प्रॉमिस को देख नहीं पाता क्योंकि जिंदगी में कोई गारंटीज नहीं होती। अफसोस, स्लोलन वेल्थ भी इसी लंबे और खतरनाक सफर की तरह है। ये सफर डिकेड्स तक चलने वाला है, आपके जीवन को जैसे भूखा कर देता है और कोई प्रॉमिस नहीं देता। हाँ, कॉलेज कंप्लीट करना, अच्छा जॉब पाना, अपने पैसे स्टॉक मार्केट को देना, अपने बॉस को अच्छी तरह सर्व करना, शायद आपको रिवॉर्ड मिले। आज के वक्त में मुझे लगता है लोग अभी भी इस पर यकीन करते हैं, लेकिन लोग करते हैं और बड़ी संख्या में। जब मैं स्लोलन बुक्स के सेल्स देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। मिलियंस कॉपीज बेची जाती हैं। कितना अफसोस, मिलियंस को गलत रास्ते पर भेज दिया जाता है, एक ऐसे रास्ते पर जिसमें हर जगह खतरनाक पोर्टहोल्स और डिटोर्स हैं, और जो सफर आपको बहुत साल तक चलना पड़ता है बस एक फार फेच्ड प्रॉमिस के लिए। एक ऐसा कल जो आपके लिए आजादी लाएगा। ये अज्यूम करना कि आपका जीवन लंबा और हेल्दी होगा, ये एरोगेंट है। ये अज्यूम करना कि जिंदगी आपको कभी कोई ट्विस्ट नहीं देगी, ये नींव है। स्लोलन को चलाने के लिए ये अज्यूम करना पड़ता है कि जिंदगी प्रिडिक्टेबल और फॉरगिविंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना जॉब खो देते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कार को नए ट्रांसमिशन की जरूरत है, शादी करते हैं, डाइवोर्स होता है, बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं और एजिंग पेरेंट्स को केयर की जरूरत होती है। इकोनॉमी भी रिसेशन या डिप्रेशन में गिर जाती है। जिंदगी प्रॉब्लम से भरा एक चिड़ियाघर है और ये स्लोलन रोड मैप को एक रिस्की बेट बनाता है जो आपका सबसे प्रीशियस एसेट टाइम कंज्यूम कर लेता है। स्लोलन के 7 डेंजर्स। स्लोलन के 7 डेंजर्स। लोग स्लोलन को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको ये बताया गया है कि ये सेफ है। वो समझते हैं कि रिस्क मिनिमल है और आखिरकार 90% नए बिजनेस 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो ये फास्टन कैसे सेफ हो सकता है? अगर आप थोड़ा लॉजिक डालें स्लोलन के नैरेटिव्स में, आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही खतरनाक है और ये एक प्लान है जो सिर्फ होप पर बेस्ड है। अजम्पशंस, डिकेड्स तक के अजम्पशंस स्लोलन के असली रिस्क को एक्सपोज करते हैं। अगर आप ये रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप अपने आप को गैम्बल कर रहे हैं। ये रहे रिस्क। आपकी हेल्थ का डेंजर। स्लोलन ये होप करता है कि आप अपने सेविंग्स का मजा अपनी लेट ईयर्स में उठाएंगे। याद रखें, आप जब 65 की उम्र में रिटायर होंगे तब आपके पास मिलियंस होंगे। क्या आप हेल्दी होंगे? उन्हें एंजॉय करने के लिए जिंदा होंगे? अगर आप काम नहीं कर सकते तो पैसे कैसे कमाएंगे? अगर आप काम नहीं कर सकते तो ये प्लान का क्या होगा? जॉब का डेंजर। स्लोलन ये होप करता है कि आप हमेशा काम पर लगे रहें और सेफ तरीके से कॉर्पोरेट लेडर पर चढ़ते रहें। आपको लेऑफ्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, फायरिंग और खराब नौकरी मार्केट से बचना पड़ेगा। आपके घर का डेंजर। होम इक्विटी को मिडिल क्लास वेल्थ का एक टूल माना जाता है। बहुत सारे गुरुज कह रहे हैं अपने घर की इक्विटी पर रिटायर हो जाओ, पर यह सब कैपिटल बीएस है। स्लोलन ये होप करता है कि रियल एस्टेट की वैल्यूज हमेशा बढ़ेगी, लेकिन ये गलत है। 2008 में मेरी होम इक्विटी $800,000 गिर गई। मैं अपने घर को इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। कंपनी का डेंजर। बहुत सी कंपनियां सदियों तक नहीं टिक पाती।
अगर आपका फेथ किसी एक कंपनी में है, जैसे कि आपकी जॉब, आपकी पेंशन, उनका स्टॉक, तो आप उम्मीद करते हैं कि कंपनी बच जाएगी। आप शर्त लगाते हैं कि कई रिटायर्ड लोगों को बहुत देर से पता चलता है कि उनकी रिटायरमेंट पेंशन कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की मिसमैनेजमेंट के कारण खो गई है। दूसरे लोग जो अपनी वेल्थ एक कंपनी के स्टॉक में लगाते हैं, वो इस बात का जोखिम उठाते हैं कि भविष्य में स्टॉक की कीमत और बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी रिटायरमेंट दूसरों को सौंपते हैं तो आप भारी जोखिम उठाते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आपके फाइनेंशियल प्लान्स दूसरों के पास होते हैं तो आप कंट्रोल खो सकते हैं। लाइफस्टाइल का डेंजर। स्लोलेन आपसे विनती करता है कि आप समझौता कर लें और कंजूस बन जाएं। क्या आप एक विदेशी कार खरीदना चाहते हैं? इसे भूल जाएं। क्या आप बीच पर रहना चाहते हैं? विशफुल थिंकिंग। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार और अच्छा खाने का अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो स्लोलेन और भी स्लो हो जाता है और अपने डायरेक्शंस बदल देता है। स्लोलेन उम्मीद करता है कि आपके डिलेड ग्रेटिफिकेशन नो ग्रेटिफिकेशंस में बदल जाएं। इकोनॉमी का डेंजर। स्लोलेन को उम्मीद है कि आपके निवेश से हर साल 8% का प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिलेगा। आपको इस थ्योरी पर बिलीव करना चाहिए कि बाय एंड होल्ड काम करता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि इकोनॉमी बर्स्ट, रिसेशन और डिप्रेशन होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008-9 में इक्विटी मार्केट में लगभग 60% की गिरावट आई। अगर आपने 15 साल तक बचत की और $1 लाख सेव किए तो अब इसकी कीमत $40,000 होगी। आपको 8% ईयरली रिटर्न पर 14 साल लगेंगे, तभी आप बराबरी पर आ पाएंगे। ये लगभग 30 साल के बराबर है और इसमें इन्फ्लेशन को शामिल नहीं किया गया, जो आपके $1 लाख को $50,000 के बराबर बना देता है। फ्रस्ट्रेटेड स्लो लेनर्स अक्सर साइडवॉक पर लौट आते हैं। क्यों? कंट्रोल से ज्यादा उम्मीद। जब आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप अपनी जॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप हर हफ्ते अपने जीवन के 5 दिन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप पावरलेस फील करते हैं। हेल्पलेसनेस के इमोशंस टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन और लाइफस्टाइल के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च द्वारा 2008 में पब्लिश्ड एक रिसर्च में पाया गया कि जब लोग पावरलेस और कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं तो उनमें हाई स्टेटस के संकट देने वाली चीजें खरीदने के स्ट्रॉन्ग डिजायर होते हैं। वो पावरलेस क्यों महसूस करते हैं? सिंपल। स्लोलेन में आप कंट्रोल खो देते हैं क्योंकि समय नियंत्रण में होता है और साइड वॉक के डोर्स फिर से खुल जाते हैं। होप का कोई प्लान नहीं होता। रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल। रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल। जब आप स्लोलेन का ऑटोप्सी करते हैं तो उसका असली रंग देखते हैं। ये धीरे धीरे टाइम खाता है और ये रिस्की है। जब एक स्लो लेनर को ये समझ आता है कि उसका प्लान काम नहीं कर रहा तो वो ओवरड्राइव में चला जाता है। स्लो लेन में ओवरड्राइव एक कार के एक्सेलरेटर को पूरी तरह से दबाने जैसा होता है, ये सोच के कि कार की अपर स्पीड लिमिट्स मैजिकली बढ़ जाएगी, जबकि असल में रेस ट्रैक ही प्रॉब्लम है, एक्सेलरेटर नहीं। फिर भी एक स्लो लेनर अपनी वीक मैथमेटिकल यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वेरिएबल्स को मैलिएबल बनाने की। काम के घंटे बढ़ाकर इंट्रिंसिक वैल्यू को मैनिपुलेट करना, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। नौकरियां बदलकर या नौकरियां जोड़कर इंट्रिंसिक वैल्यू को मैनिपुलेट करना, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। स्कूल वापस जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू को मैनिपुलेट करना, मुझे बेटर करियर चाहिए। बेटर इन्वेस्टमेंट्स को यील्ड करके कंपाउंड इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना, मुझे बेटर इन्वेस्टमेंट चाहिए। टाइम हॉरिजन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कंपाउंड इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर कंपाउंड इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करना, मुझे ज्यादा बचाना है। ये सारे रिस्पॉन्सेस एक बेकार कोशिश है जो स्लो लेनर अपने वेल्थ इक्वेशन के इम्पोर्टेंसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अफसोस, मैथमेटिक्स के लिमिटेशन को हम कभी नहीं तोड़ सकते और ऐसा करने से डेंजरस कॉज इफेक्ट साइकिल शुरू हो जाते हैं। जब एक स्लो लेनर पैसा कमाना चाहता है तो वो अपने काम के आवर्स बढ़ाता है, बेटर पेइंग जॉब पे शिफ्ट होता है या एक्स्ट्रा जॉब्स ले लेता है। जब वो चाहता है कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो स्कूल वापस जाता है सोच के कि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी। जब वो समझता है कि 3% रिटर्न उसकी वेल्थ नहीं बढ़ा रहा, तो वो ज्यादा रिस्क लेता है ज्यादा रिटर्न्स के लिए।
जब वो देखता है कि रिसेशन में उसके नेस्ट एग का 40% चला गया तो वो वापस काम पर लग जाता है, ये सोच के कि 5 साल का टाइम काफी नहीं है बैक टू इवन होने के लिए। एक कार जो 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकती, वो कभी 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाएगी, चाहे आप कितना भी एक्सेलरेटर दबा लो। अगर आप 10 एम्पियर पे पूरे देश का सफर करने निकलते हो तो आपको 40 साल लग जाएंगे। स्लो लेन मीडियोक्रिटी के लिए प्री डिस्पोज्ड है क्योंकि नंबर्स हमेशा मीडियोकर होते हैं। स्लो लेन रिस्की है क्योंकि उसके वेरिएबल्स अनकंट्रोलेबल होते हैं और लेवरेज काफी कम होता है। यूल का मतलब है यूल, कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन लाइफस्टाइल वो एक वेरिएबल है जो स्लो लेनर्स इफेक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अफसोस, ये जल्दी स्लो लेन लाइफ का एक स्टिल एग्जीबिशन बना देता है, हाँ, काम में संतुष्ट होने के लिए। वेल्थ फेल, गलत इक्वेशन, गलत वेरिएबल। एक पॉइंट आता है जब स्लो लेनर समझते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न फोर्स नहीं कर सकते, वो 200% का पे रेज फोर्स नहीं कर सकते, वो एडवांस्ड एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। जॉब हॉपिंग से भी थोड़ा इंक्रीमेंट ही मिलता है। स्लो लेनर अपनी इक्वेशन का स्लेव बन जाता है और अपने ओनली कंट्रोलेबल वेरिएबल पर्सनल नेट इनकम को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, जिसे वो एक्सपेंसेस कम करके बढ़ाता है। पर्सनल नेट इनकम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस पर्सनल एक्सपेंसेस। स्लो लेन गुरुज इस स्ट्रेटेजी को प्रेज करते हैं। उनकी एडिक्ट्स क्लियर है, अपना डेब्ट पे करो, नए कार को पुरानी कार से बदल लो, अपने इंश्योरेंस डिडक्टिबल बढ़ाओ, क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करो और सब कुछ कैश में खरीदो। $10 की कॉफी ना खरीदो, अपना लंच खुद पैक करो, बल्क में शॉपिंग करो, कूपन्स काटने में 4 घंटे लगा लो, चलो एक्सपेंसेस कट करके एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, हिलेरियस। ये पुरानी स्ट्रेटेजीज धीमी गति से चलने वाली जिंदगी में फंसने के क्लासिक रिस्पॉन्सेस हैं। लाइफस्टाइल में गिरावट। जब आप एक बैड वेल्थ इक्वेशन से विवाहित होते हैं तो ये रेजिस्टेंस होता है। ये काउच पर सोकर डाइवोर्स लेने जैसा है क्योंकि मनी टाइम से बंधा होता है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके पास किचन से बचे हुए हिस्से ही रह जाते हैं। खर्च में कमी के रूप में लाइफस्टाइल में गिरावट। हाँ, कंजूस बनो। गलत। एक्सपेंसेस को हुडपिंग करने से वेल्थ नहीं बन सकती। आप पैसे का गेम हमेशा डिफेंस खेलकर नहीं जीत सकते, आपको ऑफेंस पे जाना पड़ेगा। एक्सप्लोडिंग इनकम और कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस से वेल्थ बनती है। मान लीजिए जब मैं रेगुलरली $1 लाख पर मंथ कमाता था तो मैं वेल्थ बहुत जल्दी एक्यूमुलेट करता था क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया हुआ था। जैसे जैसे मेरा इनकम एक्सपोनेंशियल बढ़ता गया, एक्सपेंसेस लीनियरली बढ़े और नेग्लेक्ट नहीं किए गए। अगर मेरा इनकम 100% बढ़ा तो एक्सपेंसेस सिर्फ 10% बढ़े। मैंने वेल्थ एक्सपेंसेस की कटिंग से नहीं बनाई, इनकम एक्सप्लोजन और एक्सपेंसेस कंट्रोल से वेल्थ बनाई। तो जब स्लो लेनर अपने एक्सपेंसेस वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, जिंदगी वो हो जाती है जो आप नहीं कर सकते। आप वो ट्रिप नहीं ले सकते, आप अपने बच्चों को अच्छे जूते नहीं लेकर दे सकते, आप अपने ड्रीम कार नहीं ले सकते, आप मूवी चैनल्स के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। हाँ, पुरानी बात, आज की सैक्रिफाइस करो कल के प्रॉमिस के लिए। आप सेटल कर जाते हैं। स्लो लेन विक्ट्री, फेम या जेरिएट्रिक वार्ड। क्यों किसी ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करें जो आपकी जिंदगी के 40 साल खा जाए और ज्यादातर केसेस में फेल हो जाए? मैं नहीं करूंगा। दुखद वास्तविकता ये है कि स्लो लेन का फेलियर रातों रात नहीं होता। फेलियर्स वर्षों में दीमक से भरे लकड़ी के शेड की तरह होते हैं और जब इसके डेनिजेंस निर्णय लेने के लिए आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, स्लो लेन की जीत ट्रक स्टॉप सरलोइन जीतने जितना कठिन है। 2002 में AARP, जो पहले अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स था, ने एक सर्वे किया था जिसमें 69% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद काम करना पड़ेगा। एक साल पहले 45% ने कहा कि उन्हें अपने 70s और 80s तक काम करना पड़ेगा। हम इस डेटा से एक डिस्टर्बिंग बात डिड्यूस कर सकते हैं। स्लो लेन का फेलियर रेट लगभग 70% है। रिस्क के बावजूद, मैथमेटिकल लिमिटेशंस के बावजूद और अपने 5 दिन का काम छोड़कर वीकेंड का इंतजार करने के बावजूद आप शायद अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हो। जितना मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें जरूरी है। स्लो लेन में जीतने वाले अक्सर बहुत टैलेंटेड, बहुत बुजुर्ग
या बहुत ओवरवर्क्ड होते हैं। स्लोलिन को कैसे जीतें? सीक्रेट एग्जिट। स्लोलिन को डिफाई किया जा सकता है अगर आप उसका सीक्रेट एग्जिट ढूंढ ले। उसका गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जो अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज की लिमिटेशन को न्यूट्रलाइज करते। वो सीक्रेट स्लोलिन एस्केप क्या है? फेम इंट्रिंसिक वैल्यू की मैथमेटिकल लिमिटेशंस को तोड़ देता है। जो लोग स्लोलिन को डिफाई करते हैं वो हमारी कल्चर में सबसे ज्यादा परवेसिव होते हैं, और वो हैं फेमस लोग, प्रो एथलीट्स, रैपर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स और एंटरटेनर्स। अगर आप स्लोलिन की वीकनेस को मारना चाहते हैं तो आपको फेमस बनना पड़ेगा। क्यों? फेम और नोटोरिटी इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। लोग आप और आपकी सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स पे करते हैं, चाहे आप रियलिटी शो स्टार हो और आपके पास कोई स्किल्स ना हो। जब एक 20 साल का बास्केटबॉल प्लेयर कॉलेज छोड़कर $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो आपने स्लोलिन को डिफाई करते हुए देखा है। जब एक एक्ट्रेस $15 मिलियन का लीड रोल साइन करती है एक बड़े मोशन पिक्चर में तो आपने स्लोलिन को डिफाई करते हुए देखा है। जब एक मोटा फ्रेकली फेस्ड आयरिश गाय वेटर से अमेरिकन आइडल का टॉप फाइनलिस्ट बन जाता है तो स्लोलिन रोडमैप की लिमिटेशंस बिखर जाती हैं क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सप्लोड कर जाती है। अब सडनली इंट्रिंसिक वैल्यू के पास लेवरेज है डिमांड की वजह से। अफसोस, ज्यादातर लोग जो वेल्थ सीख करते हैं वो स्लोलिन को डिफाई करते हैं। फास्टलेन के थ्रू नहीं, फॉर्च्यून लीडिंग फेम्स एक ऑब्वियस अटैक है। क्यों स्टेडियम्स फुल हो जाते हैं अमेरिकन आइडल ऑडिशंस के लिए? क्योंकि फेम इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सप्लोड कर देती है। आप स्लोलिन के लिमिटेशंस को चुनौती दे सकते हैं, इतना इंडिस्पेंसिबल बनकर कि सोसाइटी के लिए आपका वैल्यू आसमान छू जाए। अगर लाखों लोग आपको ढूंढेंगे तो आपको लाखों का भुगतान किया जाएगा। प्रो बास्केटबॉल प्लेयर लिब्रॉन जेम्स को मिलियंस मिलते हैं क्योंकि उसके स्किल्स बहुत रेयर हैं। फेमस एक्टर और एंटरटेनर्स को मिलियंस मिलते हैं क्योंकि मिलियंस उनके एंटरटेनमेंट फॉर्म में ब्रांड की डिमांड करता है। एक्सट्रीम टैलेंट को एक्सट्रीम पे मिलता है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में ओवरवर्क्ड। स्लोलिन का दूसरा सीक्रेट एग्जिट है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। आपने बहुत सुना होगा स्लोलिन का मंत्र, क्लाइंब द कॉर्पोरेट लेडर। जब एक कॉर्पोरेट सीईओ $20 मिलियन का स्टॉक ऑप्शन कैश करता है तो अपने स्लोलिन को डिफाई करते हुए देखा है। आपने वो सब सीईओज के बारे में सुना है जो लार्ज कंपनीज के होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। क्या आपने कभी उनकी एज देखी है? फाउंडर्स और ओनर्स को छोड़ो, अक्सर ये सीईओज अपने 50s और 60s में होते हैं। ये ऑब्वियस है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का रास्ता एक दिन में नहीं होता। मेलरूम से सीईओ तक पहुंचने में 40 साल लगते हैं, और अगर ये होता है तो आप वहां बिना कड़ी मेहनत के नहीं पहुंचोगे। नहीं, आपको जल्दी आना पड़ता है और देर तक रहना पड़ता है। मुझे 40 साल का पेशेंस नहीं चाहिए उस गोल्डन पैराशूट के लिए जो मेरे बैकयार्ड में लैंड करे। सक्सेसफुल स्लोलिनर्स गेट स्ट्रक इन द मिडल। मुझे ना तो फेमस बनना है ना ही कॉर्पोरेट ड्रोन बनना है। मेरे पास तो सूट और टाई भी नहीं है, तो कॉर्पोरेट लैडर कैसे चढ़ूंगा? अगर आपको फेम और कॉर्पोरेट उन्नति से एलर्जी है तो धन के मार्ग के रूप में क्या बचा है? सोसाइटी स्लोलिन को एक ही ऑप्शन मानता है। अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेटेजी सीधे मिडिल क्लास या मिडिल एज की ओर ले जाता है। हर लॉटरी का कोई विनर होता है। बैड ओड्स के बावजूद भी विनर्स मिलते हैं। ऑर्डलेनर्स जो स्लोलिन स्ट्रेटेजी यूज करके सक्सेसफुल होते हैं, जो स्लोलिन रोडमैप से सर्वाइव करते हैं, वो आखिरकार मिलीनियर्स बन जाते हैं। लेकिन प्लीज सस्ती शैंपेन अभी मत खोलना। स्लोलिन मिलीनियर और फास्टन मिलीनियर के बीच का फर्क ब्यूइक और फरारी के बीच के फर्क जैसा होता है। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप एडवाइस को प्रॉपरली क्रिटिक कर सकते हैं और उसे फास्टन या स्लोलिन के बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलेनियर्स अमीर हैं या वो अमीर है। मैंने रिसेंट में एक आर्टिकल पढ़ा एक यंग विमेन कैली के बारे में जो यूके से थी और जो कुछ साल पहले लॉटरी में मिलियंस जीत गई थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसने उसका ज्यादा हिस्सा खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स लॉस का मतलब ये नहीं था कि पूरा पैसा कार से गिर गया जब वो अपनी ब्रांड न्यू कन्वर्टिबल कार चला रही थी। उसने पैसा लॉस नहीं किया, उसने स्पेंड किया। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसने $3 मिलियन जीते थे और सिर्फ 6 साल में उसने ये सब उड़ा दिया।
ड्रग्स, पार्टीज, एक्सोटिक कार्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और $730,000 के डिजाइनर क्लोथ्स। मसला ये था कि कैली ने अपने आप को रिच समझ लिया था और वैसे ही स्पेंड करने लग गई थी। शायद उसने अपने टाइटल को बिलीव किया था, मैं मिलीनियर हूँ। जबकि $3 मिलियन काफी पैसा है, उसको अपनी लाइफस्टाइल के लिए $30 मिलियन की जरूरत थी। $3 मिलियन एक अच्छी रकम है, जबकि उसको अपने उस लाइफस्टाइल के लिए $30 मिलियन की जरूरत थी। अब आते हैं हमारे फेमस वर्ड पर, मिलेनियर। जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आप क्या सोच रहे हो? जैसे वेल्थ के बारे में आपके जहन में एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल की तस्वीर आती है, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, मैंशंस और एक्सपेंसिव ज्वेलरी। पिछले दिनों तक मिलेनियर का टर्म हर जगह ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता था कि कोई रिच है, लेकिन ये जो ऑपुलेंस का विजन है वो एक फास्ट लेन मिलेनियर का लाइफस्टाइल दिखाता है, स्लो लेनर का नहीं। जो स्लो लेन मिलेनियर होते हैं और जो फेम या कॉर्पोरेट बास्टर्डाइजेशन से एस्केप नहीं कर पाते, उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता है। वो लोग मिडिल क्लास नेबरहुड्स में घर रखते हैं, उनके पास अनएज्यूमिंग कार्स होती है जैसे होंडा या टोयोटा। वो वेकेशंस कम जाते हैं, डाइनिंग एक्सपेंसेस को लिमिट करते हैं, कूपन्स कट करते हैं और अपने 401k को मैक्सिमम आउट करते हैं। वो 5 दिन काम करते हैं उन जॉब में जो उन्हें शायद पसंद नहीं होती और अपने पेचेक्स का 10% डिलीजेंटली सेव करते हैं। कुछ लोग स्मॉल बिजनेसेस, फ्रेंचाइजी और रिटेल स्टोर्स के ओनर्स होते हैं। कुछ नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स ने हमें ये बताया है, हाँ, ये है वो मिलेनियर्स नेक्स्ट डोर। अफसोस आज के टाइम में एक मिलेनियर नेट वर्थ ऑफ $1 मिलियन बस अपर मिडिल क्लास है। एक मिलेनियर रिच नहीं होता। 5 मिलियन पुराना 1 मिलियन। ये सुन के थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है, मैं समझता हूँ। ये हिडन ट्रूथ ही है जो कई लॉटरी विनर्स कुछ साल बाद दिवालिया हो जाते हैं। विनर्स लेविश लाइफस्टाइल के सपने देखते हैं और उससे जीने लगते हैं, बिना ये जाने कि कुछ मिलियंस डॉलर्स उनके ये लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको $1 मिलियन मिलते हैं जो टैक्सेस के बाद सिर्फ $600,000 बनते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहिए। अगर आप टीवी पे जो मिलेनियर लाइफस्टाइल दिखाया जाता है वैसे जीने की कोशिश करते हो तो एक फूल और उसका पैसा जल्दी अलग हो जाता है। लॉटरी खेलना एक साइड वॉक का सिम्टम है, तो क्यों ये शॉक करें कि एक न्यूली क्राउडेड लॉटरी विनर कुछ ही साल बाद ब्रोक हो जाते हैं। लॉटरी विनर्स रिच को मिलेनियर्स के शब्द से जोड़कर समझ लेते हैं और उनका फॉर्च्यून जल्दी स्पेंड हो जाता है वेल्थ के आइकन्स पर और जल्दी ही वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। मिलेनियर शब्द ने उन्हें फूल बना दिया। मिलेनियर बस मिडिल क्लास है। अगर आपको ये लाइफस्टाइल जीना है तो आमतौर पे मिलेनियर्स के लिए रिजर्व होता है, तो आपको कम से कम $10 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास $1 मिलियन है तो ये रिच और फेमस का लाइफस्टाइल जीने का हक नहीं मिलता। आपको उसके लिए कम से कम $10 मिलियन चाहिए। तो जब मीडिया आपको मिलेनियर का वर्ड दे रही है तो समझ जाओ उसकी पर्सपेक्टिव को। क्या ये स्लो लेन और मिडिल क्लास है या फिर फास्ट लेन और रिच? 12 distinctions between slow lane and fast lane millionaires. स्लो लेन मिलेनियर्स 30 साल या उससे ज्यादा समय में लाखों कमा लेते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स 10 साल या उससे कम समय में लाखों कमा लेते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स को मिडिल क्लास घर में रहना पड़ता है। फास्ट लेन मिलेनियर्स लग्जरी एस्टेट में रह सकते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स के पास MBAs होते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स MBAs वाले लोगों को हायर करते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स अपने एसेट्स को मार्केट फोर्स के हवाले करते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स अपने एसेट्स को कंट्रोल करते हैं और उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स एक्सोटिक कार्स अफोर्ड नहीं कर पाते। फास्ट लेन मिलेनियर्स जो चाहे वो कार अफोर्ड कर सकते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स अपने टाइम के लिए काम करते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स का टाइम उनके लिए काम करता है। स्लो लेन मिलेनियर्स एम्प्लॉयज होते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स के पास 401Ks होते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स 401Ks ऑफर करते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का यूज करते हैं अमीर बनने के लिए। फास्ट लेन मिलेनियर्स उन्हें अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए यूज करते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स दूसरों को अपना इनकम स्ट्रीम्स कंट्रोल करने देते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स अपने इनकम स्ट्रीम्स को कंट्रोल करते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स पैसे के मामले में सस्ती सोच रखते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स टाइम के मामले में सस्ती सोच रखते हैं। स्लो लेन मिलेनियर्स अपने घर को नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं। फास्ट लेन मिलेनियर्स अपने घर को रेजिडेंसी के लिए यूज करते हैं। द फास्ट लेन ये नहीं है कि आप नेक्स्ट मिडिल क्लास मिलेनियर बन जाएं, जिसमें आपको ये सब मैंडेट किया जाए कि आप क्या नहीं कर सकते। ये उस बात के बारे में है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर
अगर आज की ऑडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।